मैम स्टार्टिंग से लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन द रिसीवर इज प्री ऑक्युपाइड विद सम इम्पोर्टेंट वर्क ही और शी डज नॉट लिसन द मैसेज अटेंशनली, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब वो किसी काम में लगा हमको कर रहा होता है रिसीवर, तो वो कई बार क्या होता है कि मैसेज को बहुत ध्यान से नहीं सुनता है, ठीक है। तो जब नहीं सुनेगा तो वहां भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा नहीं ना, होगा Yes, वहां पे इफेक्टिव, क्योंकि उसने ध्यान से मैसेज सुना ही नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगी, ठीक है। बट मतलब बाधा हो जाएगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। और कौन सी होगी वो, साइकोलॉजिकल और इमोशनल। emotional barrier. क्लियर। Yes, For ma'am. example, Yes, ma'am. an employee talking to his boss when the latter is busy in conversation. In such situation, the boss may not pay any attention to talk of the subordinate. Thus, there arises psychological hurdle in the communication. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एक एम्प्लॉय है, बॉस से बात कर रहा है, ठीक है, और बात कर रहा है और साथ में जो जो उसका सुपीरियर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्सेशन कर रहा है, ठीक है, वो किसी और ही चीज में बिजी है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, समझ गए। मतलब जब अटेंशन नहीं दी जाती है, किसी और काम में बिजी है और ध्यान से मैसेज नहीं सुना जा रहा है, वो लैक ऑफ अटेंशन है, ठीक है। और लैक ऑफ अटेंशन जो है वो बैरियर है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर है, ठीक है, समझ गए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट, ठीक है। डिस्ट्रस्ट क्या होता है बेटा, ट्रस्ट क्या होता है, विश्वास. भरोसा, विश्वास. विश्वास, ठीक है। और डिस्ट्रस्ट क्या हुआ, मतलब हम भरोसा ना करना. हाँ, भरोसा ना करना, ठीक है। फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर मस्ट ट्रस्ट ईच अदर। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में या सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर के बीच जो है वो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इफ देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम, द रिसीवर will always derive an opposite meaning from the message, ठीक है। अगर उसमें ट्रस्ट का जो लैक ऑफ ट्रस्ट है दोनों में ही, सेंडर और रिसीवर में, तो रिसीवर जो है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, वो उसका अपोजिट मीनिंग भी लेता है, ऑलवेज डिराइव एन अपोजिट मीनिंग फ्रॉम द मैसेज। वो मैसेज जो है वो उसका गलत मीनिंग ही लेगा, ठीक है। Yes. बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन विल बिकम मीनिंगलेस, और इसकी वजह से जो है वो कम्युनिकेशन मीनिंगलेस बन जाता है। क्लियर। Yes. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मुझे साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं वो आपने बतानी है कौन कौन सी होती हैं, फिर मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले मैंने अभी आपको कितनी करवाई, 3 करवाई ना, साइकोलॉजिकल Yes, और ma'am. इमोशनल, Yes, ठीक है। ma'am. इसको साथ साथ में आपने एक्सप्लेन भी करते चलना है, और जिससे पूछूंगी साथ साथ में वो बताता भी चलेगा, ठीक है। 1 मिनट आप देख लो, समझ आया, इसमें से कुछ पूछना है। कौन कौन सी बैरियर्स होती हैं, साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स, कौन कौन सी होती हैं बेटा। पहला है, फर्स्ट है Premature evaluation. इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्या होती है सुनिधि। मैम इसमें समटाइम्स जो रिसीवर होते हैं, हम्म, मैम जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, at the time of receiving it can be wrong. मतलब जब समटाइम द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन ट्राई टू,
मतलब कई बार क्या करते हैं वो, मतलब मीनिंग ढंग से ही नहीं समझना चाहते, मतलब जो मैसेज उनको भेजा गया है वो उस मैसेज को डीपली नहीं सोचते हैं, वो पहले से ही प्री मैच्योर इवेल्यूशन कर लेते हैं कि इस बारे में होगा, ठीक है। तो वहां से भी क्या हो जाता है, मैसेज रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो ढंग से इसको मतलब ढंग से उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते, रिसीवर जो है नहीं चाहता है, तो वो प्री मैच्योर इवेल्यूशन कर रहा है, मतलब पहले से ही अनुमान लगा रहा है कि ये इसके बारे में हो सकता है मैसेज, ठीक है। तो वहां पे भी क्या हो जाता है, एक रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट बेटा, मैम लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है। लैक ऑफ अटेंशन में क्या होगा बेटा? मैम इसमें तो जो रिसीवर वो वर्क में बिजी होगा, जबकि उसे मैम जो रिसीवर होता है वो उस पर ध्यान ही नहीं देगा, तो इससे भी अक्षिता, जो होता है ये भी एक बैरियर है। हाँ, जो रिसीवर है, लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है। मतलब जो रिसीवर है वो जो मैसेज उसको बताया जा रहा है या मतलब जो दिया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है, उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। और तब भी वो क्या हो जाती है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाती है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बन पाता वहां पे भी। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट। अब बोला है ट्रस्ट, आपने बताया जैसे कि ट्रस्ट होता है विश्वास, और डिस्ट्रस्ट क्या होता है, डिस्ट्रस्ट की भरोसा ना होना या विश्वास ना करना। तो जो सेंडर और रिसीवर हैं उनके बीच जो है वो क्या होना चाहिए बेटा? ट्रस्ट। ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रस्ट नहीं Yes. होगा तो जो रिसीवर होगा वो ऑलवेज जो है, सॉरी, वो ऑलवेज गलत मीनिंग लेगा, अपोजिट मीनिंग लेगा उस मैसेज का। क्लियर? यस ठीक है। और कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं बन सकेगा। आपको सेमेंटिक बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर होगी क्लियर? यस मैम। आपको Yes, क्वेश्चन ma'am. अगर ऐसे आता है कि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तब आपको बड़ा क्वेश्चन आता है, 5 या 6 मार्क्स का होता है, तो आपने क्या करना है, ये 4 के 4 ही लिख देने हैं, और जैसे सिमेंटिक बैरियर्स 2 या 3 पॉइंट लिख दिए, साइकोलॉजिकल के 2 या 3 लिख दिए, ठीक है। और इसके भी जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, इसके भी 2 लिख दिए, और पर्सनल जो बैरियर है इसके भी 2 लिख दिए, ठीक है। तो 2.8 पॉइंट तो हो ही जाएंगे, ठीक है। और 6 में 8 पॉइंट काफी होते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है। तो अगर आपको ये पूछा है कि बैरियर्स का नाम दिया हुआ कि कौन सी बैरियर, जैसे सिमेंटिक बैरियर लिखा है तो आपने सारा सिमेंटिक का ही लिखना है, फिर नहीं लिखने हैं ये साइकोलॉजिकल वगैरह, ठीक है। समझ गए? जिसके बारे में पूछा होगा वही लिखेंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे, उसी की हेडिंग एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको सिर्फ ये लिखा है कि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तब आपको ये 4 के 4 हेडिंग देने हैं, ठीक है। और हर किसी हेडिंग के 2 पॉइंट्स लिखने हैं, जो सब पॉइंट्स हैं, जो जैसे अभी हमने किए 2। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट कौन सी है बैरियर? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। Organizational barriers. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा? मैम संस्था। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पढ़ा है ना हमने ऑर्गेनाइजेशन वर्ड 5th चैप्टर में। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मैम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनाइजेशनल जहाँ पे क्या बनाया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी उसमें लोग काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज डिसाइड की जाती हैं, ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असाइन की जाती है, ठीक है। सबॉर्डिनेट्स को, सुपीरियर्स वगैरह जो आपस में ड्यूटीज असाइन करते हैं, एक जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करते हैं कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सा सबॉर्डिनेट जो है, आपने सबॉर्डिनेट मोस्टली किसको रिपोर्ट करते हैं? सुपीरियर को ही करते हैं ना, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें ड्यूटीज, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज
और एक्टिविटीज जो हैं, जो क्या क्या एक्टिविटीज की जानी है वो डिसाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है। Organizational structure greatly affect the capacity of the employees as far as communication is concerned. Some major organizational hindrances in the way of communication are the following. Organizational hindrances कौन कौन सी हैं जो कि communication में आती हैं? ठीक है, बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है organizational policies। ठीक है, क्या है फर्स्ट? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। Organizational policies determine the relationship among all the persons working in the enterprise। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज डिटरमाइन द रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज जो हैं वो रिलेशनशिप जो है वो डिटरमाइन करती हैं अमंग ऑल द पर्सन वर्किंग इन द एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज में जितने भी लोग काम करते हैं उनके जो रिलेशनशिप हैं उनको पॉलिसीज जो है वो डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, एंटरप्राइज को क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? फर्म। ठीक है। For example, it can be the policy of the organization that communication will be in written form। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? रिटन फॉर्म में। ओके। In such a situation, anything that could be conveyed in a few words shall have to be communicated in written form। ठीक है, तो मतलब जो भी काम करना है, किसी भी सिचुएशन में काम करना है तो हर चीज जो है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, चाहे थोड़े ही वर्ड्स हों। ठीक है, तो मतलब वहां पे क्या बोला है कि ऐसी सिचुएशन में अगर पॉलिसी बनी है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज जो हैं अगर ऐसी बनी है कि जो भी काम करना है वो रिटन फॉर्म में हो, तो जो भी जिस भी सिचुएशन में होगा सब कुछ क्या होगा? रिटन फॉर्म में कन्वे होगा। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा? वर्क गेट्स डिलेड। ठीक है, और जो काम है उसमें क्या, समझ गए? यस। वहां पे कम्युनिकेशन कैसे होगा? रिटन फॉर्म में होगा। अगर रिटन फॉर्म में होगा तो अब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बन गई है कि रिटन फॉर्म में ही होना है, तो हर चीज वो रिटन फॉर्म में होगी, और जो भी चीज रिटन फॉर्म में होगी उसके लिए जो है वो वर्क जो है वो डिले होगा। ठीक है, काम जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि ऑरल भी हो सकती हैं, बट पॉलिसी बनी है कि रिटन ही करनी है, तो वर्क जो है वो वहां पे डिले होगा। ठीक है, तो पॉलिसीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज जो हैं वो भी क्या है? हिंड्रेंस है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर इस तरह से जो पॉलिसीज बनेंगी वो हिंड्रेंस होंगी या फिर बैरियर्स होंगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। क्लियर? ये नेक्स्ट क्या है? Yes. रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, रूल्स एंड, देखो पॉलिसीज आ गई, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज आ गई, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स become varier in communication by determining the subject matter, medium, etc. of the communication। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी बैरियर्स बन जाते हैं कम्युनिकेशन में। कैसे? बाय डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट मैटर, मीडियम, एक्सेट्रा ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेवल्ड बाय द डेफिनेट रूल एंड सेंडर डू नॉट सेंड सम ऑफ द मैसेज। ठीक है, मतलब अगर रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो भी उनके अकॉर्डिंग, अगर क्या सब्जेक्ट मैटर होगा, कौन सा मीडियम होगा कन्वे करने का, तो वो चीजें भी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं तो उसमें भी जो है वो बैरियर्स होती हैं, रुकावटें आती हैं। ठीक है, डेफिनेट रूल होना चाहिए कि इसी रूल से जो है या इसी मीडियम से जो है सेंडर ने मैसेज सेंड करने हैं, और कोई जो है मीडियम जो है वो फॉलो नहीं किया जाएगा, तो वो भी क्या है? हिंड्रेंस है। ठीक है, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वहां पे ऐसे तो अच्छे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सारा ही काम हो, बट कई बार जो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होगा और इनफॉर्मल भी होगा, तभी वो इफेक्टिव बनेगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में
फॉर्मल ही हो, ठीक है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही सारा काम हो, वो तो होता ही है। बट इनफॉर्मल भी कुछ टाइम में अपने आप ही, जो मैंने बोला था ना कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज भी होना जरूरी है। तो जहां पे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होगी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। यस यस। नेक्स्ट क्या है बेटा? Yes, complexity 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 in organizational structure, ठीक है। The greater number of managerial level in an organization makes it more complex. क्या बोला है? The greater number of managerial level, अगर मैनेजरियल लेवल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैनेजर लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा है उसमें, जैसे मैनेजर जो है वो कौन से लेवल पे, हमने 3 लेवल्स पढ़े थे ना, कौन से लेवल पे आते हैं बेटा मैनेजर? कौन से लेवल पे आता है ये? मैम हमने तो ऐसे जल्दी बताओ, मैनेजर कहाँ आते हैं? सेकंड, ठीक है, 2 उस पे आते हैं। ऐसे पैरामिड, जैसे ये पिरामिड सा होता है ना, ऐसा किया था ना, हमने पढ़ा था ना। फिर यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर, यहाँ पे टॉप लेवल आएगा, मिडिल लेवल में मैनेजर्स आएंगे, डिप्टी मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा? लोअर लेवल, लोअर लेवल में सुपरवाइजर आते हैं और फॉरमैन आते हैं। फिर उसके बाद कौन सा होगा? वर्कर्स प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे वर्कर्स आते हैं सारे ही, ठीक है। तो जो मैनेजरियल लेवल अगर बहुत बड़ा है, ग्रेटर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट रिजल्ट इन डिले इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन गेट्स चेंज्ड बिफोर इट रीचेस द रिसीवर। मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा? कम्युनिकेशन में क्या होगा? डिले होगा, और इंफॉर्मेशन जो है रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजरियल लेवल जो है, मैनेजरियल लेवल जो है वो भी कैसा होना चाहिए? मतलब बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ मैनेजरियल लेवल नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैनेजर जो है कौन कौन से होते हैं? मोस्टली वही होने चाहिए, डिपार्टमेंटल एंड डिप्टी मैनेजर्स ही होने चाहिए, ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज क्या होती हैं बेटा? जैसे organizational facilities means making available sufficient stationery, telephone, translator, etc. When these facilities are sufficient in an organization, the communication will be timely, clear, and in accordance with the necessity. In the absence of these facilities, communication become meaningless. बोला है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज है ना कम्युनिकेशन को लेकर, तो कम्युनिकेशन को लेकर जैसे स्टेशनरी हो गई, टेलीफोन्स होंगे, टेलीफोन हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, अगर ये सारी ही फैसिलिटीज एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहां पे जो कम्युनिकेशन है वो टाइमली होगा और इफेक्टिव होगा। अगर ये सब चीजें नहीं है, ये सब जो फैसिलिटीज कम्युनिकेशन की नहीं है, तो वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जो है वो मीनिंगलेस होगा। क्लियर? क्लियर बेटा? Yes, ma'am. तो कौन कौन सी होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर? कौन कौन सी होती हैं बेटा? फर्स्ट होगी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंप्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, ठीक है। अब आपने जैसे जैसे हम साथ साथ में बढ़ते हैं ना, तो वैसे वैसे ही आप ना पॉइंट्स भी आपके माइंड में स्टोर होते चलते हैं, जितनी आप क्लासेस, तो आपको यहीं से चीज क्लियर हो जाती है जैसे जैसे क्लासेस लगाते हैं। तो आपको जो ये पॉइंट्स है ना, ये अभी से मतलब आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो स्टोर हो गए होंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, फिर इनको एक्सप्लेन कैसे करना है। ऐसे तो पैराग्राफ्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतना टाइम आपके पास नहीं होता है, और आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपकी
हैंड राइटिंग स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ तो एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से पॉलिसीज बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज जो है वो है कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। क्यों है? क्योंकि पॉलिसीज जैसे अलग अलग तरह की पॉलिसीज होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पे क्या पॉलिसी थी? यहाँ पॉलिसी थी कि जो भी काम किया जाएगा उसको रिटन फॉर्म में मतलब लिखा होना चाहिए वो, कि ये चीज ऐसे से, मतलब जो भी करना है उसको वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। तो वो रिटन फॉर्म में तो पॉलिसी बनी है, आप सभी को रिटन फॉर्म में ही करना पड़ेगा जो भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट है। बट वो कम्युनिकेशन जो है वो डिले हो जाएगा, और वहां पे जब कम्युनिकेशन डिले होगा तो वहां पे क्या होगा? डिले होगा, ठीक है। और जो वर्क डिले होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं किया जा सकता फिर टाइमली। क्लियर? और आपकी सारी बिजनेस स्टडी जो है वो क्या है कि उसमें ये बताया है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या कैसे कैसे करना पड़ेगा। मतलब उसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सब जरूरी है। इसलिए ये चैप्टर आपका कम्युनिकेशन आपको डीपली एक्सप्लेन किया है। समझ गए? यस मैम। ठीक है, तो Yes, ऑर्गेनाइजेशन ma'am. पॉलिसी होगी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन बैरियर का सेकंड क्या है बेटा? पॉइंट रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे फॉलो बताएंगे? देखो रूल बना है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन रूल बिकम बैरियर, रूल भी क्या होते हैं? बैरियर बन जाते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द सब्जेक्ट मैटर एंड मीडियम एक्सेट्रा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन। बोला है कि अगर एक डेफिनेट रूल बना है कि इसी रूल से जो है वो कम्युनिकेशन करना है या मैसेज कन्वे करना है, अगर उस रूल में, ठीक है, वो डेफिनेट रूल जो है, ठीक है, तो सेंडर जो है वो अपना मैसेज सेंड नहीं कर सकता। समझ गए? तो वो भी क्या होगा? एक कम्युनिकेशन बैरियर है, ठीक है। और कौन सी बैरियर है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। क्लियर? क्लियर? कॉम्प्लेक्सिटी इन Yes. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या कैसे लिखेंगे आप? कैसे लिखेंगे बेटा? Ma'am, the great number of the अगर मैनेजरियल लेवल जो है बहुत ज्यादा मेंबर है वहां पे, तो वो भी क्या होता है? वहां पे भी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं बनता है, और कम्युनिकेशन में बैरियर आती है या रुकावटें आती हैं। इससे क्या होगा? कम्युनिकेशन डिले होगा, ठीक है। एक से परमिशन लो, दूसरे से लो, तीसरे से लो, ऐसे से करके डिले होगा कम्युनिकेशन। और जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही क्या होंगी? वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। Yes. Yes. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जल्दी, Organizational facility. ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। इसमें कैसे लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज में? Some organizing एक्सप्लेन करेंगे इसको। sufficient होनी चाहिए। तेजल, यस मैम। एक्सप्लेन दिस हेडिंग, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। Organizational facilities, it means making available sufficient stationery, जैसे telephone, translator, जो ये कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटीज देखो, होती स्टेशनरी है। अगर रिटन फॉर्म में होगा तो स्टेशनरी की जरूरत होगी, ठीक है। अगर टेलीफोन की जरूरत होगी, ओरल होगा, ट्रांसलेटर की जरूरत होगी कम्युनिकेशन में। अगर ये सब फैसिलिटीज हैं तब तो बहुत स्मूथली काम चलेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और टाइमली कम्युनिकेशन होगा। बट अगर ये चीजें नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ दीज फैसिलिटीज कम्युनिकेशन बिकम मीनिंगलेस, ठीक है। अगर ये सब चीजें नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पे जो कम्युनिकेशन है वो क्या बनता है? मीनिंगलेस बनता है, ठीक है। Yes. Yes,
आपको मैंने 3 पॉइंट्स करवा दिए हैं। कौन कौन से हो गए हमारे? सेमेंटिक बैरियर होगी, नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर होगी, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कर लिए हैं हमने। नेक्स्ट क्या है बेटा? पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर। अब पर्सनल बैरियर क्या होगी बेटा? मैम पर्सनल बैरियर जैसे जो एम्प्लॉय या रिसीवर होगा उसकी पर्सनल, उसमें पर्सनल ठीक क्या बोल रहे करनी हो। है वो उसको पता होगी और वही उसके लिए सबसे बड़ा। मैम जो सम बैरियर्स होंगे वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे सेंडर और रिसीवर से। या जोर से, मेरे को लाउडली, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है आप क्या बोल रहे हैं। अक्षिता ने बोला मुझे सुनाई दिया, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है ढंग से। क्या होगी बेटा? पर्सनल बैरियर कौन कौन सी होती हैं? किससे रिलेटेड हो सकती हैं? मैम देयर आर सम बैरियर्स व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंडर एंड द रिसीवर। हाँ, देयर आर सम बैरियर्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंडर एंड द रिसीवर। वो कौन सी बैरियर हो जाएंगी? पर्सनल बैरियर, ठीक है। दे आर कॉल्ड Yes, पर्सनल बैरियर्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द कन्वीनियंस they have been divided into 2 parts, ठीक है। अब उनको जो पर्सनल बैरियर्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर्स एंड सेकंड है बैरियर्स रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट, ठीक है। सुपीरियर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं बेटा सुपीरियर्स? सुपीरियर्स होते हैं जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज से ऊपर होते हैं, उनके बॉस होते हैं, उनको हम सुपीरियर बोलते हैं, ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो कौन होते हैं? वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज। हाँ, वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जिनके जो ऑर्डर रिसीव करते हैं अपने सुपीरियर का, ठीक है। यस yes. ठीक है, तो वर्कर्स जो हैं उनसे रिलेटेड भी बैरियर्स होती हैं और जो सुपीरियर्स हैं उनसे रिलेटेड भी बैरियर्स होती हैं। फर्स्ट है बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर। दीज बैरियर्स आर एज फॉलोज, आपको दी हुई हैं। फियर टू चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। एवरीबॉडी डिजायर टू ऑक्युपाई अ हायर ऑफिस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन दिस होप द officers try to conceal their weakness by not communicating their ideas, ठीक है। इन दिस होप मतलब हर कोई चाहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मतलब अच्छा रैंक जो है, एक अच्छी पोजीशन चाहता है, ठीक है। इन दिस होप the officers try to conceal their weaknesses by not communicating their ideas, ठीक है। इस होप में जो ऑफिसर्स हैं, कंसील का मतलब क्या होता है बेटा? कंसील का मतलब क्या होता है? यस मैम डिस्कस। कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है? नहीं पता है किसी को भी? बहुत कॉमन वर्ड है बेटा। बताओ बेटा, कंसील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। Yes, In this hope, the officers try to conceal their weaknesses by not communicating their ideas. There is a fear in their mind